हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं रूबी सिंह आठिया और आज हम पढ़ने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और बहुत ही प्यारा सा छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, तो देखिए वैसे आप अगर देखें तो डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें खाते हो। ठीक है, मीठी भी खाते हो, तीखी भी खाते हो, कड़वी भी खाते हो और इसी के साथ जो है जो खट्टी चीज़ें हैं उनको भी खाते हो। ठीक है, तो आज हम ऐसी ही दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, बेसिकली अम्ल और क्षार। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि अम्ल और क्षार क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, सो बेसिकली देखिएगा, सबसे पहले अगर देखा जाए अम्ल, ठीक है, और दूसरा अगर देखा जाए क्षार या क्षारक, क्षार बोल दें क्षारक बोल दें, एक ही बात है। ठीक है, सो देखिएगा कि ऐसे पदार्थ या ऐसी वस्तुएं जो स्वाद में खट्टी होती हैं, अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, सो ऐसी वस्तुएं, ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं क्या कहलाते हैं? अम्लीय कहलाते हैं, क्योंकि उनके अंदर अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और अम्ल भी स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ये बिल्कुल वैसे ही है कि मान लीजिए कोई चीज़ मीठी है तो उसके अंदर बेसिकली सिंपल सी बात है कि उसके अंदर मीठा कोई पदार्थ पाया जाता होगा। ठीक है, अब देखिएगा कि क्षार या क्षारक अगर देखा जाए तो ये स्वाद में कैसे होते हैं? ये स्वाद में कड़वे होते हैं। ये स्वाद में कड़वे होते हैं। ये स्वाद में कड़वे होते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? ठीक है, तो क्षार या क्षारक जो है वो स्वाद में कड़वे होते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर है कि हर एक चीज़ को हम चक्के तो नहीं देख सकते, तो जब हर एक चीज़ को चक्के नहीं दे सकते तो वहाँ पर कुछ सूचकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सूचक क्या होते हैं? ऐसी चीज़ें जो हमें बताती हैं कि कोई वस्तु अम्ल है या कोई वस्तु क्षार है। ठीक है, सो ऐसा पता लगाने के लिए सबसे जो बेसिक सामान्य रूप से जो सूचक प्रयुक्त किया जाता है उसका नाम है लिटमस पत्र। क्या नाम है? लिटमस पत्र। लिटमस पत्र क्या है, कैसे बनाया जाता है, सब कुछ हम बाद में जो है इसी के जस्ट बाद में जो सूचक पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। फिलहाल समझ लीजिए कि लिटमस पत्र एक सूचक है, एक पेपर के समान होता है। ठीक है, और ये दो रंगों का होता है। ये दो रंगों का होता है। ठीक है, एक तो होता है नीला, एक तो होता है नीला और दूसरा होता है लाल। ठीक है, दो कलर में पाया जाता है, नीला और लाल। ठीक है, आपके पास कोई पदार्थ है। ठीक है, आपके पास कोई दो पदार्थ है, आपको पता करना है कि अम्ल कौन सा है, तो अम्ल के लिए आप कौन सा यूज करते हो? नीला। ठीक है, आपको पता करना है कि इन दोनों में से अम्ल कौन सा है, क्षार कौन सा है, तो पहले हम अपने जो है अम्ल देखते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे? नीला लिटमस पेपर जो है डालोगे किसके अंदर? अम्ल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर डाला, मान लीजिए नीले लिटमस पेपर पर कोई फर्क नहीं पड़ा तो ये अम्ल नहीं है, लेकिन इसमें डाला तो लिटमस जो पेपर था नीले कलर का, उसका कलर कैसा हो गया? लाल हो गया। यानी कि जो लिटमस पेपर था नीला, वो लिटमस पत्र क्या हो गया? लाल रंग का हो गया। यानी कि लिटमस पत्र को जब अम्ल में डालोगे तो वो नीला लिटमस पत्र लाल में बदल जाएगा, यानी उसका कलर जो है वो लाल हो जाएगा। तो आप कह देंगे कि ये नीले लिटमस पत्र को, ये नीले लिटमस पत्र को लाल बना देते हैं, लाल बना देते हैं। ठीक है, ये जो समझ में आ गई। और लाल, लाल का यूज़ किया जाता है क्षार का पता लगाने के लिए। जब लाल लिटमस पत्र को आप क्षार में डालोगे तो लाल लिटमस पत्र कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। ठीक है, आप कहेंगे ये लिटमस पत्र क्या होता है, कैसा होता है? तो सिंपल सी बात है, कागज़ का एक टुकड़ा होता है ना, वैसे कागज़ का एक टुकड़ा होता है। ठीक है, बेसिकली ये सूचक का बना होता है, किस चीज़ का बना होता है, कैसे बना होता है, इसको हम नेक्स्ट जानेंगे। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर इतना समझ लीजिए कि लिटमस पत्र जो लाल कलर का होता है, अगर उसको क्षार में डालोगे तो वो कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये दो पदार्थ थे, क्योंकि ये तो कैसा हो गया था? अम्ल हो गया था। ठीक है, सो अगर आप लाल इसमें डालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लाल इसमें डाल दोगे तो वो क्या हो जाएगा? नीला। तो आपको पता चल जाएगा ये क्या है? क्षारक है। यानी कि अलग अलग कलर के लिटमस जो पत्र है वो हम यूज करते हैं। ठीक है, सो आप कह दोगे क्षार जो है ये लाल लिटमस पत्र को, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, नीला कर देते हैं या नीला बना देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो लाल और नीले का कंसेप्ट है वो हमें बहुत कंफ्यूज करता है ना। कौन लाल को नीला बनाता है, कौन नीले को लाल बनाता है? तो कभी कभी हम उल्टा भी कर सकते हैं ना। क्षार को कह देंगे ये नीले को लाल बना सकता है, इसको कह देंगे ये लाल को नीला बना सकता है। तो ये याद कैसे रहेगा? तो इसकी भी एक बहुत अच्छी सी ट्रिक है, याद रखिएगा। एक तो ट्रिक है अनिल, अम्ल के लिए ट्रिक कौन सी? अनिल। और क्षार के लिए अनिल कौन सी? छलनी। छलनी, बिल्कुल वही जिससे जो है
चाय को जो है छाना जाता है ना, चाय को छाना जाता है, लस्सी को छाना जाता है, बहुत सारी वस्तुओं को छाना जाता है, तो वही छलनी, ठीक है। तो छलनी याद रखना और अनिल याद रखना, ठीक है। अनिल आपको बताएगा अ से अम्ल, नी से नीला और ल से लाल, ठीक है। अनिल जो है यानी कि अम्ल नीले को लाल में बदल देता है, और छलनी क्या बताती है कि क्षार लाल को नीले में बदल देता है। क्ष से क्षार, ल से लाल और नी से नीला, ठीक है। समझ आया? तो ये थी इसके बारे में ट्रिक। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल और देख लीजिए, जैसे अम्ल का एग्जाम्पल, अम्ल की जो भी चीज़ें होती है, जैसे बहुत सारे एसिड्स होते हैं, लैक्टिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, ठीक है। तो वैसे ही एक एग्जाम्पल फेवरेट वाला HCl, जिसको आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हो, ठीक है। और क्षार का एक बेसिक एग्जाम्पल जिसको आप हाइड्रोक्साइड कहते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या HCl, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट जो है हम चलते हैं सूचकों को पढ़ते हैं कि सूचक क्या होते हैं। तो हम सूचकों के रूप में जो है 3 चीज़ों का प्रयोग करते हैं। अम्ल और क्षार के सूचक के रूप में हम 3 चीज़ों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अम्ल और क्षार के सूचक के रूप में हम 3 चीज़ों का उपयोग करते हैं। पहली चीज़ जो है वो तो है लिटमस पत्र। पहली चीज़ कौन सी है? लिटमस पत्र। दूसरी जो चीज़ है वो है हल्दी पत्रक। हल्दी, बिल्कुल जो सब्जी में डलती है वही हल्दी की बात हो रही है, बस उसका पत्रक बनाया जाएगा, ठीक है। पत्रक यानी कि स्ट्रिप्स यानी कि जो पतला कागज होता है, जैसे आपने पेपर सोप देखी होगी, है ना। पेपर सोप से जो है हाथ धोते हो आप कभी कभी, जब भी हम ट्रिप्स पर जाते हैं, ठीक है। सो पेपर सोप होता है, तो वैसे ही हल्दी पत्रक भी होते हैं, ठीक है। हल्दी पत्रक यानी कि हल्दी वाले पत्र होते हैं, ठीक है। जैसे साबुन चढ़ी होती है, इन पर हल्दी चढ़ी होती है, ठीक है। और तीसरा है गुड़हल का पुष्प। गुड़हल नाम का एक पुष्प जो है वो भी हमें बताता है कि अम्ल क्षार को अलग अलग कैसे पता करना है, ठीक है। तो ये 3 सूचक हैं जो हमें बताते हैं, ठीक है, जो ये परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थ हैं, जिनसे परीक्षण करके ये बताया जाता है कि ये अम्ल है, ये क्षार है, ठीक है। तो लिटमस पत्र का सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं, लिटमस पत्र का, ठीक है। तो देखिए, सबसे सामान्य रूप में उपयोग में होने वाला ये एक प्राकृतिक सूचक है, मानव निर्मित नहीं है, ये प्राकृतिक है, ठीक है, प्राकृतिक है। यानी कि जो लिटमस पत्र है वो वैसे देखिए बनाया तो मनुष्य द्वारा ही जाता है, ठीक है, लेकिन इसमें कोई केमिकल्स नहीं यूज होते, ये प्रकृति द्वारा उत्पन्न किया जाता है, प्रकृति द्वारा उत्पन्न पदार्थों से लिटमस पत्र बनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, ये एक क्या है? प्राकृतिक सूचक है। ऐसा प्राकृतिक सूचक है, देखिए सारे ही प्राकृतिक सूचक है, हल्दी भी प्रकृति से प्राप्त होती है, गुड़हल का पुष्प भी प्रकृति से प्राप्त होता है, और लिटमस पत्र भी प्रकृति से प्राप्त चीज़ों से ही बनाया जाता है, ठीक है। ये जो लिटमस पेपर है ये एक पुष्प आप कह सकते हो, पुष्प भी आप नहीं कह सकते, एक्चुअली कवक और शैवाल होते हैं जिनको लाइकेन कहते हैं, ठीक है, लाइकेन। तो आपको सिंपल याद रखना है कि लाइकेन, जिसको आप क्या कहते हो? शैक भी कहते हो। क्या कहते हो? शैक। तो ये जो है लाइकेन और शैक, ये एक पदार्थ निष्कर्षित करते हैं, ये एक पदार्थ निष्कर्षित करते हैं, और इसी पदार्थ, ये जो पदार्थ है ये निष्कर्षित होता है, इसी पदार्थ से क्या बनाए जाते हैं? लिटमस पत्र बनाए जाते हैं, ठीक है। क्या लिखोगे? सबसे पहली लाइन, लिटमस पत्र जो है वो एक सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाला प्राकृतिक सूचक है। ये किस से बनाया जाता है? ये लाइकेन और शैक जो निष्कर्षित करते हैं पदार्थ, उससे बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ क्या है? लिटमस पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो आप कह दोगे जी लिटमस पत्र जो हैं वैसे बेसिकली 2 प्रकार के बना दिए गए, ठीक है। अच्छे से पता लगाने के लिए 2 प्रकार के बना दिए गए, लाल और नीला। लेकिन उससे पहले देखिए, जो लाइकेन और शैक से निष्कर्षित होता है उससे जो लिटमस पेपर बनाया जाता है, ठीक है, तो वो लिटमस पेपर जो होता है उसका जो रंग है वो कैसा होता है? वो रंग होता है मौव। कैसा रंग होता है? मौव, जिसको आप नील शोण भी कहते हो, ठीक है। मौव जो है वो नीले और गुलाबी दोनों का मिक्स सा कलर होता है, मौव कलर। कौन सा कलर? मौव कलर, ठीक है। तो इसका जो कलर है मौव यानी कि नील शोण होता है, ठीक है। कैसा होता है? नील शोण कलर होता है, ठीक है। रंग कैसा होता है? मौव या नील शोण होता है, ठीक है। अब देखो, मौव या नील शोण कलर है तो इसके अंदर क्या होता है कि 3 चीज़ें देखिए, एक तो हमारे पास आसुत जल, एक तो हमारे पास क्या है? आसुत जल, दूसरा क्या है? अम्ल, और इधर क्या चीज़ है? क्षार,
ठीक है। आसुत जल का मतलब क्या है, ना तो वो खट्टा है ना वो कड़वा है, फीका है, यानी कि वो बीच की है, वो बीच की कड़ी है, ठीक है। जैसे होता है ना कि धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और बीच में जीरो, तो बिल्कुल वैसे ही आसुत जल भी है, ठीक है। आसुत जल बीच में है, ना तो वो क्षार है ना तो वो अम्ल है, ठीक है। अब देखो, जब आप नील छोड़ यानी मोव कलर के लिटमस पेपर को जब आप आसुत जल में डालोगे तो इसके कलर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि ना तो ये अम्ल है ना ये क्षार है। और ये जो लिटमस पेपर है ये किसका परीक्षण देता है, अम्ल और क्षार का परीक्षण देता है। इसका मतलब इसका कलर चेंज नहीं होगा, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब यह है कि जब आप इस नील शोण को अम्ल में डालोगे तो इसका कलर प्योर लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, लाल। अनिल की बात की थी, अनिल क्या कहता है, अनिल कहता है कि अम्ल नीले को लाल कर देता है, अम्ल नील शोण को लाल कर देता है। यहाँ पे भी सही बैठ रही है, ठीक है। उसके बाद एक क्षार, तो क्षार में क्या था, छलनी क्या करती है, छलनी क्या करती है, नीले में बना देती है। तो वैसे जब इस नील शोण को आप किस में डालते हो, क्षार में डालते हो, तो इसका रंग कैसा हो जाता है, इसका रंग जो है बेसिकली नीला हो जाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखोगे कि लिटमस पत्र जो है वो नील शोण या मौव कलर का होता है, अगर वो एक प्रकार के कलर का है तो, ठीक है, तो उसका कलर नील शोण होता है, ठीक है। लेकिन आजकल क्या आता है, लिटमस पेपर आते ही दो कलर के, लिटमस पेपर नील शोण कलर के नहीं बनाए जाते, लिटमस पेपर दो प्रकार के बनाए जाते हैं, दो कलर के। कौन कौन से, एक तो लाल और एक नीला, एक तो नीला और एक लाल, ठीक है। नीला किसका इस्तेमाल करता है, नीला कब इस्तेमाल किया जाता है, अम्ल का पता लगाने के लिए, क्योंकि अम्ल नीले को लाल करता है और क्षार लाल को नीला कर देता है। तो लाल पता किसका करता है, क्षार का, और नीला किसका पता करता है, अम्ल का, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो वैसे तो होता तो नील शोण है, इसका मौव कलर है, लेकिन आजकल जो है वो दो कलर के बनाए जाते हैं, ठीक है, ताकि साफ ही पता चल जाए। ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये था लिटमस पत्र, लिटमस पत्र समझ आ गया। उसके बाद हम चलते हैं हल्दी पत्रक। आपने कभी देखा होगा कि आपकी जो यूनिफॉर्म की शर्ट थी, वाइट शर्ट, उस पर जब आपने लंच टाइम में या कभी और खाना खाया, या यूनिफॉर्म की शर्ट ज़रूरी नहीं, कोई और भी शर्ट थी या पैंट थी, तो उस पर जब आप खाना खा रहे थे तो उस पर सब्जी का दाग लग गया, ठीक है, उस पर सब्जी का दाग लग गया। और जब आपके जो मॉम है उन्होंने जब उस कपड़े को धोया, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई शर्ट का कपड़ा है, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर कोई सब्जी का या कोई भी चीज़ का दाग लग गया, ठीक है, सॉस का या किसी भी चीज़ का जिसमें हल्दी थी, ठीक है, किसका दाग लग गया, हल्दी का दाग, ठीक है। तो यहाँ पर दाग लग गया सब्जी का, यानी कि क्या हो गया, हल्दी, ठीक है। अब आपने जो है उसको धोया, किससे, घिस घिस के, साबुन से घिस घिस के धोया। जब आप साबुन से इसको घिसा आपने, तो क्या लगाए, साबुन को इसे घिस घिस के धोया। अब मैंने आपको बताया था साबुन क्या होती है, आप कहोगे साबुन तो क्षार होती है। जब साबुन क्षार होती है तो ये क्या था, क्षार, ठीक है। तो आप देखते हो कि जब उसको साबुन लगाते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाता है, इसका कलर लगभग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। उस धब्बे का कलर लाल हो जाता है। सब्जी का कोई दाग लगा वो पहले पीला था, जब उसको धो लिया जाएगा, साबुन लगेगी तो वो धीरे धीरे लाल हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि अगर क्षार हल्दी से टच करोगे तो लाल कलर मिलेगा, जब क्षार को हल्दी में डालोगे तो लाल कलर मिलेगा। इसका मतलब आप क्या करो, इसका मतलब आप क्या करो कि एक पेपर ले लो, एक कागज़ ले लिया एक कागज़, इस पर क्या करो, पहले हल्दी का एक घोल बना लो, एक गिलास ले लो, ठीक है, एक गिलास ले लिया। अब क्या करो, इस गिलास के अंदर हल्दी डालो, ठीक है, 1-2 चम्मच हल्दी, और उसके अंदर पानी डाल के इसका अच्छे से घोल बना लो। फिर इस घोल को क्या करो, इस पत्रक पर लगा दो, अच्छे से लगा दो, ठीक है, या फिर इस पत्रक को इसमें से डाल के अच्छे से करके ये पूरा घोल हल्दी का इसके ऊपर चिपक गया। अब इसको सूखने दो। अब आपने इसको सूखने दिया, अब क्या करना, एक तरफ तो यहाँ पर डाल देना क्षार और एक तरफ यहाँ पे डाल देना अम्ल। आपने यहाँ पे क्या डाला, क्षार, यहाँ पे क्या डाला, अम्ल। अब ज़रा बताओ कि क्षार जहाँ पे डाला यानी जहाँ पे साबुन लगाई वहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आप कह देंगे वहाँ पे जो हल्दी का कलर है वो क्या हो जाएगा, लाल। वैसे हल्दी का कलर कौन सा होता है, पीला, तो वो क्या हो जाएगा, लाल। लेकिन अम्ल डालोगे तो रंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब बेसिक सी चीज़ क्या हो गई कि हल्दी पत्रक का उपयोग किया जा सकता है किस चीज़ का पता लगाने के लिए कि कोई चीज़ अम्ल है या क्षार। अगर वो क्षार हुई तो उसका रंग लाल हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो हल्दी पत्रक की बात हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं गुड़हल के पुष्प की, ठीक है।
गुड़हल के पुष्प को लेने की बजाय क्या कर सकते हैं हम, उसका जो पुष्प है, उसका जो रस है वो ले सकते हैं, ठीक है। उसका जो पुष्प है या उसका जो रस है वो ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा कि जो इसका जो पुष्प का रंग है, ठीक है, सॉरी, पुष्प का जो सूचक का रंग है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि आपने पुष्प का अगर रस ले लिया है तो उसका कलर कैसा होगा। गुड़हल का पुष्प देखा है आपने, गुड़हल का पुष्प, तो आप देखेंगे कि गुड़हल का पुष्प जो है वो डार्क गुलाबी होता है। कैसा? डार्क गुलाबी, ठीक है। लेकिन जब उसका रस निकालोगे आप, ठीक है, उसका रस निकालोगे, ठीक है, यानी कि आपने क्या किया, एक परख नली ले ली, उसमें गुड़हल के पुष्प का रस डाल दिया, ठीक है, तो वो क्या होगा, हल्का गुलाबी, ठीक है। कैसा होगा? हल्का गुलाबी, हल्का गुलाबी, बिल्कुल हल्का गुलाबी, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इस पुष्प को 2 परख नलियों में आधा आधा डालिए, 2 परख नलियों में आधा आधा डालिए, ठीक है। अब एक परख नली के तो अंदर आपने डाल दिया अम्ल और दूसरी परख नली में आपने डाल दिया क्षार, ठीक है। पहले इसका कलर कौन सा था? हल्का गुलाबी। एक में आपने क्या डाल दिया? अम्ल। दूसरे में आपने क्या डाला? क्षार। तो अब आपको देखना है कि जब आप इस तरह से करते हैं, गुड़हल का पुष्प आपने देखा होगा कि गुड़हल का पुष्प कौन से कलर का होता है, जो है वैसे तो लगभग जो है गुलाबी कलर का होता है, लेकिन उसका जो रस है वो बिल्कुल हल्का सा गुलाबी होगा, बिल्कुल लाइट गुलाबी, ठीक है। जब इसमें अम्ल डाल दोगे तो इसका रंग जो है वो कैसा हो जाएगा? गहरा गुलाबी हो जाएगा, बिल्कुल गहरा, ठीक है, गहरा गुलाबी हो जाएगा, जिसको आप एक और भी कहते हो मेजेंटा कलर हो जाएगा। कौन सा? मेजेंटा, ठीक है। और अगर आप इसमें डाल देते हो क्षार, तो क्षार बिल्कुल अलग सा ही कलर दे देगा। कौन सा? हरा, ठीक है। तो पता चल जाएगा कि हल्का गुलाबी कलर है। अगर वो गहरा हो गया, एकदम डार्क हो गया, मेजेंटा हो गया, तो आप इसको क्या कह दोगे कि वो तो क्या है? अम्ल है। अगर क्षार डालोगे, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि कोई वस्तु कैसी है, अम्ल या क्षार है, ठीक है, हम तो ये मान रहे हैं कि अगर वो वस्तु अम्ल हुई तो उसका गहरा गुलाबी या मेजेंटा कलर हो जाएगा, अगर वो वस्तु क्षार हुई तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? हरा। तो ये तीनों सूचक हैं जो हमें बताते हैं कि कोई वस्तु अम्ल है या कोई वस्तु क्षार है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया इनके सूचकों के बारे में, ठीक है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि इसके अंदर एक चीज़ जो है आपके एक क्रियाकलाप जो है आया है, वो क्रियाकलाप एक थोड़ा सा समझ लीजिए। उसके बाद जो हम एक नई अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी है, जिसके अंदर हमें ये पता चलेगा कि चिंटी का डंक जो है उससे हमें दर्द होता है, और फिर उस दर्द से, चिंटी डंक मार जाती है ना, तो उस दर्द से निजात कैसे पाई जा सकती है, यानी उस दर्द को हम दूर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रहेगा। तो देखिएगा, सिंपल सा एक छोटा सा लॉजिक है, ठीक है, इसको समझ लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम्पल है, ठीक है, आपका क्रियाकलाप है, ठीक है। क्रियाकलाप के बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया की तरफ, ठीक है। सबसे पहले जो है आपको ये बोला गया है क्रियाकलाप के अंदर कि आप क्या ले लेते हो? फिनोल्फ्थेलिन लेते हो, ठीक है। एक पदार्थ है फिनोल्फ्थेलिन, ठीक है, जो कि एक क्षारकीय पदार्थ है, ठीक है। फिनोल्फ्थेलिन एक क्षारकीय पदार्थ है, ठीक है, और जिसका रंग जो है कौन सा होता है? गुलाबी रंग होता है, ठीक है। उसके बाद इसने कहा गया है कि जैसे जैसे आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, अब कौन सा पदार्थ इसमें मिलाना है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बूंदें इसमें मिला करके आप जब उसको एक एक बूंद करके हिलाते हो, ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि आपने सबसे पहले मान लीजिए HCl यानी कि जिसको आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हो, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब आप गुलाबी कलर के अंदर डालोगे, ठीक है, 2 3 4 इस तरह से जब बूंद बूंद करके डालोगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो गुलाबी कलर है वो किस में चेंज हो जाएगा? हल्के गुलाबी में चेंज हो जाएगा। किस में? हल्के गुलाबी में। तो उस कंडीशन में क्या था कि जितनी HCl की मात्रा है उतनी ही क्या हो गई? फिनोल्फ्थेलिन की मात्रा हो गई। उतनी ही किसकी मात्रा हो गई? फिनोल्फ्थेलिन की मात्रा हो गई, ठीक है। यानी कि जितना क्षार था उतना ही क्या हो गया? अम्ल हो गया। तो इन दोनों क्षार और अम्लों ने एक दूसरे के जो प्रभाव है वो खत्म कर दिए, और ये क्या हो गया? हल्का गुलाबी। उसके बाद भी अगर क्या करते हो, आपकी HCl की मात्रा डालना बंद नहीं करते और आप डाले जा रहे हो, तो क्या होगा? ये जो हल्का गुलाबी कलर है वो गायब हो जाएगा। क्यों गायब हो जाएगा? क्योंकि उसके बाद उसमें पहले देखिए फिनोल्फ्थेलिन ज़्यादा था, मटेरियल कौन सा था? क्षारकीय। फिर क्या हो जाएगा? मटेरियल कैसा हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। जब मटेरियल अम्लीय हो गया तो उसका जो कलर है वो क्या हो जाएगा? उसका कलर हो जाएगा वाइट। कैसा हो जाए? सॉरी, वाइट नहीं, रंगहीन हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा कलर हो जाएगा? रंगहीन, ठीक है। यानी कि जब कोई मटेरियल, जब कोई पदार्थ
फिनोफ्थलीन की बात हो रही है। फिनोफ्थलीन था तो वो ज़्यादा क्षारकीय था, यानी कि वो गुलाबी कलर का था। जब उसमें HCl की मात्रा ज़्यादा हो गई तो वो रंगहीन हो गया। और बीच में एक ऐसी कंडीशन आई थी जब अम्ल और क्षार एक दूसरे के बिल्कुल बराबर थे तो कलर कैसा था, हल्का गुलाबी, यानी कि वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे थे, एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर रहे थे। ठीक है, एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर रहे थे। ये चीज़ समझ में आ गई। तो नेक्स्ट जो हमारी जो अभिक्रिया है वो यही है उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसमें हम अम्ल और क्षार की रिएक्शन करवाएंगे। अम्ल और क्षार रिएक्शन करके क्या बनाते हैं उसको देखेंगे। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्योंकि इसके अंदर अम्ल और क्षार एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर रहे हैं। ठीक है, और अम्ल और क्षार को जब मिलाया जाता है तो मिलाने के बाद हमें लवण और जल प्राप्त होता है। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में। तो देखिएगा, सिंपल सी चीज़ है, समझ लिया आपने उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। ठीक है, कि जब भी किसी अम्ल और क्षार को मिलाया जाता है तो उसके बाद हमें लवण और जल प्राप्त होता है, तो ये जो अभिक्रिया है उसको क्या बोला जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोला जाता है। ठीक है, सो अब आप पूछेंगे कि लवण क्या होता है, तो यही परिभाषा इसके बारे में भी बता देगी कि जब हमें अम्ल और क्षार मिलाते हैं तो जल के साथ जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। सिंपल सी चीज़। ठीक है, अब देखिएगा कि जब उदासीनीकरण अभिक्रिया करवाई जाती है तो उसके अंदर लवण और जल तो प्राप्त होते ही होते हैं, इसी के साथ साथ जो है हमें बहुत सारी ऊष्मा ऊर्जा भी इसके अंदर निर्मुक्त होती है, यानी बहुत सारी ऊष्मा ऊर्जा भी हमें मिलती है। ठीक है, यानी कि लवण और जल तो बनेंगे ही बनेंगे, इसी के साथ साथ हमारी बहुत सारी ऊर्जा भी इसमें निर्मुक्त होती है। किसके रूप में, ऊष्मा के रूप में। ऊष्मा के रूप में ऊर्जा मिलने का मतलब क्या है कि हमें जो ऊर्जा मिल रही है वो ताप के रूप में मिल रही है, यानी ऊष्मा के रूप में मिल रही है। ठीक है, तो अब देखिएगा, आपसे अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चूने के पानी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाएं तो मिश्रण जो है वो गर्म क्यों हो जाता है, या मिश्रण ठंडा होगा या गर्म। ठीक है, तो आप कह दोगे मिश्रण गर्म होगा। क्यों होगा, क्योंकि चूने का पानी क्या है, चूने का पानी आपका जो है क्षार है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, अम्ल है। ठीक है, जब क्षार और अम्ल को मिलाओगे तो लवण और जल बनेगा, साथ में ऊर्जा बनेगी। ऊर्जा किस रूप में होगी, ऊष्मा के रूप में। ऊष्मा जब बाहर जाएगी तो क्या होगा, विलयन, मिश्रण जो है वो गर्म ही होगा ना। सिंपल सी बात, जब किस मिश्रण के अंदर ऊष्मा होगी तो ऊष्मा क्या करती है, ताप बढ़ाती है, ताप बढ़ाएगी तो मिश्रण क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ये जो समझ में आ गई। ठीक है, अब दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के बहुत सारे उदाहरण है। उदासीनीकरण अभिक्रिया का अगर एग्जाम्पल लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि अम्ल ले लो HCl और क्षारक ले लो NaOH। ठीक है, अब इसको करते हो तो H और OH तो क्या बना लेते हैं, H2O, और Na बच गया यहाँ पे Cl बच गया, तो ये क्या बना लेंगे, एक तो बन गया H2O और साथ में क्या बन जाएगा, NaCl। ठीक है, Na और Cl ने तो NaCl बना दिया, OH और H ने मिलकर H2O बना दिया, यानी जल, और बहुत सारी ऊष्मा भी इसमें बनेगी। ठीक है, अब देखिएगा कि दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे अपाचन है। आपको पता है कि जब भी आप पाचन पढ़ते हो तो वहाँ पर अमाशय में हम पढ़ते हैं कि अमाशय में पाचक रस स्रावित होते हैं, तो वहाँ पर जिसको जो है अमाशय में हमारे HCl स्रावित होता है, जो कि हमारे भोजन को अम्लीय बनाता है, ताकि वो जो भोजन है वो आसानी से जो उसका पाचन हो सके। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि HCl की मात्रा बढ़ जाती है, यानी अमाशय में अम्लीयता बढ़ जाती है। ठीक है, जिसको आप एसिडिटी भी कहते हो। ठीक है, सो ये जो है काफ़ी कष्टदायक भी होता है। जब ये कष्टदायक होता है तो इस कष्ट को मिटाने के लिए जो HCl की एक्स्ट्रा मात्रा है उसको ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, जब अम्ल ज़्यादा हो गया तो क्षार डाल दें तो लवण और जल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, दूध या मैग्नीशियम जैसे प्रति अम्ल का यूज़ किया जाता है, जो अम्ल का उदासीनीकरण कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, चींटी का डंक। जब चींटी डंक मार जाती है तो वहाँ पर त्वचा में एक्चुअल में वो क्या कर रही है, त्वचा में अम्लीय द्रव डाल रही है। अम्लीय द्रव डाल रही है तो हमें जलन होती है त्वचा के अंदर, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, नमीयुक्त खाने का सोडा या कैलेमाइन विलयन डाल देते हैं, जो कि इसको उदासीन कर देते हैं, क्योंकि ये क्षारक होते हैं, प्रति अम्ल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखा जाए मृदा उपचार। मृदा उपचार में जो हमारी उदासीनीकरण अभिक्रिया वो दो प्रकार की हो सकता है कि मृदा जो है वो हमारी अम्लीय प्रकृति की हो जाए, मृदा मतलब मिट्टी। ठीक है, हो सकता है वो क्षारीय प्रकृति की हो जाए। अगर वो अम्लीय प्रकृति के तो उसमें क्षार डालेंगे, और अगर वो क्षारकीय प्रकृति की हो गई है तो उसे अम्ल डाल करके सही करेंगे, उपचारित करेंगे। तो अगर वो अम्लीय हो गई तो इसमें बिना बुझा हुआ चूना या बुझा हुआ चूना डाल देते हैं। ठीक है, अगर वो ज़्यादा अम्लीय है तो बिना बुझा डाल दो, अगर ठीक ठाक अम्लीय है तो उसे बुझा हुआ चूना डाल दो। ठीक है, उसके बाद एक क्षारीय, अगर वो क्षारीय है तो उसमें जैविक पदार्थ जैसे कि कंपोस्ट खाद इत्यादि
आदि मिलाई जाती है। ठीक है, चौथा है कारखानों का अपशिष्ट। कारखानों का जो अपशिष्ट होता है उसे आपको पता है कि जलाशयों में, नदियों में, समुद्रों में बहाया जाता है, लेकिन ये जो अपशिष्ट होते हैं ये अम्लीय होता है। जब अम्लीय पदार्थ समुद्रों में चला जाएगा तो ये मछलियों के जीवन के लिए हानिकारक हो सकता है। तो ऐसे हम क्या करते हैं कि ये जो पदार्थ है जो नदियों में इनको बहाना है, अपशिष्ट कचरा, इसको क्या किया जाता है, उपचारित किया जाता है। यानी अम्लीय है तो उसमें क्षार मिला करके उसको उदासीन कर लिया जाता है, फिर नदियों में बहाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई, ताकि वो इनके मछलियों के जीवन को प्रभावित ना कर सके, जलीय जीवन को नुकसान ना पहुंचा सके। ठीक है, सो होपफुली अम्ल, क्षार और लवण के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। चैप्टर हुआ हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।